पिछले कल होटल इंडस्ट्रीज ने तो सीधे रूप से लिखित रूप से सरकार को दे दिया है कि हम अपने होटल प्रदेश के अंदर, हम अपने रेस्टोरेंट प्रदेश के अंदर नहीं खोलने वाले, क्योंकि सरकार ने हालांकि उनको एसओपी दी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के नाते उनको लिख के दिया है कि आप शुरू करें, मगर क्योंकि सरकार द्वारा कोई भी समर्थन जो है प्रदेश की टूरिज्म इंडस्ट्री, जिसमें मैंने कई बारी ये बात करी, करीबन 1.5 से 2 लाख लोगों को प्रदेश के अंदर जो रोजगार देती है, उसको समर्थन देने में पूरी तरह से सरकार जो है वो विफल हुई है। तो ये आज हालात है। वैसे ही बागवान है वो हमारे रो रहे हैं। मैंने पिछले कल 2-3 दिन पहले भी ये मुद्दा रखा कि जो नेपाल से जो लेबर प्रदेश के अंदर आना है, उसके ऊपर कोई कार्य हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा। जो हमारे बिगड़ते हुए हालात भारत के नेपाल के साथ है, उस संदर्भ में क्या परिस्थिति आने वाले समय में इन लेबर की रहेगी, क्योंकि अभी तुड़ान जो है वो सेब का, प्लम का, आपका इसका चेरी का आने वाले समय में शुरू होने वाला है। और उस परिप्रेक्ष्य में सरकार ने कोई भी कार्य अभी तक नहीं किया है। पिछले कई दिनों से हमको प्राइवेट स्कूल जो प्रदेश के अंदर है उस पर भी शिक्षा मंत्री का बहुत से बयान आ रहे हैं, मगर जो आज स्थिति है, आज एग्जॉर्बिटेंट रेट्स जो है, इस परिस्थिति में भी प्राइवेट स्कूल द्वारा जो है पेरेंट्स से वसूला जा रहा है। ट्यूशन फीस के नाम पे जो धांधलियां हो रही है, जिस तरीके से एग्जॉर्बिटेंट फीसेस हमारे जो है गरीब लोगों से लिए जा रहे हैं, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें कोई नियंत्रण सरकार द्वारा, खास रूप से शिक्षा मंत्री द्वारा नहीं हो पाया है। ये बहुत मैं समझता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारा यही निवेदन सरकार से रहेगा कि अभी भी समय है। आप जिस तरीके से विधायकों की नजरअंदाजगी हो रही है, जिस तरीके से आपकी पार्टी के अंदर जो अंतरकला है, उसका जो भुगतान प्रदेश की जनता को करना पड़ रहा है, इसका भारी खामियाजा हिमाचल प्रदेश की जनता को जो भुगतना पड़ रहा है, इसके बारे में आपको गंभीरता पूर्वक सोचने की आवश्यकता है। और एक जिम्मेदार ऑपोजिशन के नाते हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि आप इन मुद्दों को सुलझाएं, इन मुद्दों को ठीक करें, ताकि जो गवर्नेंस जिसके लिए आपको 5 साल के लिए सरकार ने सत्ता में लाया है, जिसका 2.5 साल तो वैसे ही बीत चुका है, और अगला 2.5 साल आप कोरोना में बिता देंगे। ना कोई पीडब्ल्यूडी के टेंडर लग रहे हैं, ना कोई आईपीएच के टेंडर लग रहे हैं। जो काम पूर्व कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा हुए हैं, आप केवल उन्हीं के फित्ते काटे जा रहे हैं। वर्तमान में एक भी उपलब्धि वर्तमान सरकार की लोगों के बीच में नहीं है। केवल और केवल वीरभद्र सिंह शासनकाल में जो काम किए गए, केवल उन्हीं के फीते काटने की जो है उपलब्धि वर्तमान सरकार की है। अगले 2.5 साल वैसे भी कोई काम नहीं होना है, सरकार के पास पैसा नहीं है। पिछले कल जो करीबन 900 करोड़ हिमाचल प्रदेश को मिला है, ये भी जो 15वें वित्त आयोग के माध्यम से मिला है। मैंने विधानसभा के सभापटल में भी ये बात करी थी कि दिस इज बिकॉज ऑफ द हाई परफॉर्मेंस ऑफ द सक्सेसिव कांग्रेस गवर्नमेंट्स इन हिमाचल प्रदेश। ये पैसा कोई सौगात में हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला है। ये जो 900 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को 15वें वित्त आयोग से मिला है, ये इसलिए मिला है क्योंकि हमारे इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, हमारे इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स, हमारे एजुकेशनल पैरामीटर्स, हमारे हेल्थ के पैरामीटर्स प्रदेश की और राज्यों की तुलना में बहुत अच्छे हैं। जैसे हमको करीबन 900 करोड़ रुपए मिला, केरला का हमसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है, इसलिए उनको 1200 करोड़ रुपए मिला। पंजाब का हमसे कम है, उनको 600 करोड़ रुपए मिला। तो ये जो है परफॉर्मेंस के बेसिस पे है, और ये परफॉर्मेंस पिछले 2.5 साल की नहीं है। ये लगातार जो कांग्रेस पार्टी के शासन या पीछे भाजपा के शासन भी रहे हैं, उसकी वजह से ये हिमाचल प्रदेश को ये पैसा मिल पाया है। तो ये कहना कि ये मोदी जी की सौगात हिमाचल प्रदेश के लिए है, ये कतई जो है बेबुनियाद स्टेटमेंट है और जमीन स्तर से जो है बिल्कुल भिन्न स्टेटमेंट है। और अंत में, जैसा मैंने कहा, ये नेशनल हाईवे का मुद्दा, मैं बारी बारी इस मुद्दे को क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा कोई भी मंच नहीं था जहां पे भाजपा के नेताओं ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मंत्रियों ने, इनके सांसदों ने, जहां पे इन्होंने इस नेशनल हाईवे के लिए मोदी जी का गुणगान नहीं किया, केंद्र सरकार का गुणगान नहीं किया कि हमको 65,000 करोड़ रुपए मिल गया, हम 69 नेशनल हाईवेज हिमाचल प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। आज उसका दूध का दूध और पानी का पानी आप लोगों के सामने है। आज जिस तरीके से खुद
जो है केंद्रीय सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने ये बात खुद अपने वचन से, अपने मुख से ये बात कही है कि अभी तक उसकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय से हिमाचल को नहीं मिली है, और उनका जो पूरा झूठ उन्होंने रचा हुआ था हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो धरातल पर जो है धराशाही हो गया, और ये आज प्रदेश की जनता के सामने है। सर, जिस तरह से भाजपा अपने आप में अनुशासित पार्टी, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, चाहे वो राकेश पठानिया जी कर रहे हो, राजीव बिंदल हो, रमेश धवाला जी हो, कहीं ना कहीं जो है इनको अपनी बात रखना महंगा पड़ रहा है, इनको मार्गदर्शन में डाला जा रहा है, जो जैसे ही अपनी प्रतिक्रिया देते हैं या सरकार पर जो आक्रामक होते हैं। नहीं, निश्चित तौर से अंतरकला है पार्टी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। वन अपमैनशिप है, एक बयान देता है, दूसरा बयान देता है, अगले दिन उनका एक्सप्लेनेशन कॉल कर दिया जाता है। तो निश्चित तौर से पार्टी के अंदर जो है वो डिसिप्लिन होना चाहिए, पर जैसा मैंने कहा कि ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ये उनका अंदरूनी मामला है कि कौन नेता क्या कहता है और क्या उसका रिपरकशंस रहते हैं, मगर हमारा केवल कांग्रेस पार्टी में रहते हुए इतना स्टैंड है कि जो अंतरकला इनका भाजपा के अंदर मचा हुआ है और जिस तरीके से एक दूसरे की ये टांग खींच रहे हैं, इसका नुकसान हिमाचल प्रदेश की जनता को नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज भाजपा प्रदेश में सत्ता में है, उनकी जिम्मेवारी हमसे ज्यादा प्रदेश के लिए है, और इसलिए इस तरीके का जो अंतरकला इनका मचा हुआ है, इस तरीके का जो जिला कांगड़ा को ये लोग इग्नोर कर रहे हैं, इसका नुकसान विधायक को नहीं हो रहा है, इसका नुकसान राकेश धवाला जी को नहीं हो रहा है, इसका नुकसान राकेश पठानिया जी को नहीं हो रहा है, इसका नुकसान नूरपुर की जनता को हो रहा है, इसका नुकसान ज्वाला जी की जनता को हो रहा है, इसका नुकसान कांगड़ा के और जिलों को हो रहा है। ये हमारा मुद्दा है कि सरकार को, मुख्यमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, और जब तक वो सत्ता में हैं अगले 2-2.5 साल, तब तक वो जो है संयम बना के रखे और सब लोगों को साथ लेकर, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे वो विपक्ष के हैं, सामान्य विकास अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में करवाएं, और आगे जब चुनाव होंगे तब चुनाव के समय में देखेंगे क्या होता है। विक्रमादित्य जी, आपने ये रेलेवेंट इशू उठाया, बड़ा रेलेवेंट था। एक और रेलेवेंट इशू है, वो विपक्ष नहीं उठा रहा। डीजीपी को रेड लाइट से आके एक बंदा मिल गया, क्वारंटाइन नोट्स की वायलेशन हुई, आम आदमी जो है उसको नहीं आने दिया जाता है, क्वारंटाइन किया जाता है। क्या इसलिए कि विपक्षी के लोग भी उनको मिलके आए थे, बधाई देके आए थे, इसलिए विपक्ष नहीं उठा रहे ये विषय? नहीं, ऐसा नहीं है। हमको जहां तक हमारी नॉलेज में ये बात आई कि एक व्यक्ति दिल्ली से आते हैं और दिल्ली से आके सचिवालय में कई उच्च अधिकारियों से वहां पे मिलते हैं, कई वहां पे जो हमारे और कई नेता है भाजपा के, उनसे सचिवालय में मिलते हैं, और उसके बाद वो डीजीपी से मिले। तो निश्चित तौर से इस पे जो प्रोटोकॉल एक आम आदमी के लिए फॉलो किया जाता है, वो इस मुद्दे में भी फॉलो किया जाना चाहिए था, क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है, मगर उन्होंने पूरे के पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे इंडेंजर किया, और निश्चित तौर से इसमें जिस तरीके से पारदर्शिता से कार्य होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और भविष्य में ऐसा ना हो ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। क्या जो रिस्पॉन्सिबल उस पे एक्शन? हाँ, निश्चित तौर से जो सरकार पूरी क्वारंटाइन हो सकती थी अगर डीजीपी, निश्चित तौर से अगर कहीं भगवान ऐसा होता कि डीजीपी पॉजिटिव हो जाते, तो निश्चित तौर से ये बहुत एक चिंता का विषय हम सब के लिए बन जाता। जिन से वो मिले, चाहे वो राज्यपाल से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी से मिले, तो कितने लोगों को जो है वो इंडेंजर वो चीज हो सकती थी। तो इस चीज पे हमें बड़े गंभीरता पूर्वक देखने की आवश्यकता है। और जैसा मैंने कहा कि जो प्रोटोकॉल एक आम आदमी के लिए है, अगर कोई आम आदमी आ रहा है हिमाचल के अंदर, किसी रेड डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, तो 14 दिन का जो है क्वारंटीन है, तो ऐसा व्यक्ति जो स्पेशल परमिशन के साथ आ रहा है उसको भी वही कानून, वही जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और उनके खिलाफ उनके लिए भी वही मेडिकल प्रोसीजर्स जो है वो अप्लाई होने चाहिए। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वेंटिलेटर्स पे या कोई भी, वो गुमनाम पत्र के आधार पे लगा रही है। अगर कांग्रेस में हिम्मत है या कांग्रेस अपने आरोपों को सच मानती है तो वो चार्जशीट देगी। नहीं, देखिए ऐसा है कि पब्लिक डोमेन में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत से लोग हमको इस बारे में कहते हैं, और मैं शिक्षा मंत्री जी को ये बात कहना चाहूंगा कि उन्हीं की सरकार द्वारा या शायद हमारी सरकार द्वारा केंद्र में विसल ब्लोअर्स एक्ट लाया गया। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, जो घोटाले हो रहे हैं उसके बारे में सरकार को सूचित करना चाहते हैं, मगर किन्हीं कारणों से अपना नाम वो इसमें नहीं लाना चाहते।
तो ऐसा कहना मुख्यमंत्री जी द्वारा कि हमको कोई गुमनाम चिट्ठी आ रही है तो हम उसको इंक्वायर नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कि ये एक सही अप्रोच नहीं है। वो उसकी गंभीरता पे सरकार उनके पास है, पुलिस महकमा उनके पास है, विजिलेंस उनके पास है, उसकी किसी भी कंप्लेंट की गंभीरता को देखते हुए उस पर कार्रवाई करना उनकी जिम्मेवारी है, विपक्ष की जिम्मेवारी नहीं है। विपक्ष के पास पुलिस का महकमा नहीं है। विपक्ष केवल जो मुद्दे सरकार जो लोगों के बीच में है उसको उठा सकता है, उसको सरकार के समक्ष रख सकता है, मगर उसमें इन्वेस्टिगेशन करना ये सरकार का दायित्व है और सरकार इसमें पिछले समय में विफल हुई है। अगर जो अभी जो ये हेल्थ में जो घोटाला हुआ, अगर ये वायरल वीडियो वायरल ऑडियो नहीं होता, अगर ये सब लोगों के फोन में नहीं आया होता, मीडिया इसको प्रोमिनेंटली नहीं उठाती, तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि आज इस पे एफआईआर और अरेस्ट नहीं होते। इट इज बिकॉज ऑफ द अवेयर पब्लिक एंड द अवेयर ऑपोजिशन की ये और अवेयर मीडिया, आप लोगों की वजह से ये कार्य हो पाया और तब जाकर जो है इन्वेस्टिगेशन हुई है। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि भविष्य में भी पारदर्शिता बनी रहे और जो जीरो टॉलरेंस की ये बात करते हैं वो जमीन स्तर पे भी उतर कर आए, तभी जो है ये फायदा है। और अंत में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी जो एक डिजिटल रैली का आजकल जो इन्होंने एक मुद्दा चलाया हुआ है, इनके पास भाजपा की सरकार के पास हजारों लाखों करोड़ रुपए है हर गांव में हर जगह में जो है टीएफटी स्क्रीन लगाने के लिए, एलईडी स्क्रीन लगाने के लिए, मगर जब वेंटिलेटर खरीदने की बात आती है, पीपीई किट्स खरीदने की बात आती है या और कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदने की बात आती है, तब सरकार के हाथ खड़े हो जाते हैं। मगर जब इस तरीके की रैलियां करनी है, जब इस तरीके के आपको जो है मास कम्युनिकेशन करना है, क्या जरूरत है इस समय में कि आपको ये इस तरीके की डिजिटल रैलीज करनी है? आप हमेशा बाद में भी जो है अपनी पार्टी का गुणगान कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जी का गुणगान कर सकते हैं, और अगर सच में अच्छा कार्य प्रदेश के अंदर देश के अंदर हो रहा है तो उसमें इस तरीके का गुणगान करने की आवश्यकता नहीं है। जनता खुद उस चीज को देख रही है। पहले तो ये कहते थे कि हमने देश में कोरोना के केसेस बहुत कम हैं, पहले हमने इटली को टेक ओवर किया, फिर वुहान को टेक ओवर किया, इंग्लैंड को टेक ओवर किया, आज भारत तीसरा या चौथा देश जो है विश्व के अंदर बन चुका है। तो ये परिस्थितियां, ये आंकड़े हमारे सामने हैं। हम इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते। मैं फिर से उस बात को दोहरा रहा हूं कि हमको कोरोना में कोई राजनीति नहीं करनी है, मगर अगर वही इस तरीके की बातें करेंगे, वही इस तरीके की जो है चेस्ट थंपिंग करेंगे, लोगों के बीच में जाकर जो है इस बातों को कहेंगे और जो सही मुद्दा है उससे भिन्न होकर पार्टी लाइन पर जो है कार्य करना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं विपक्ष में रहते हुए हमको भी अपनी आवाज उठानी है और जो लोगों के बीच में जो कमियां लोगों को जो देख रहे हैं उनको उठाना भी हमारा दायित्व है और जिसे हम उठाते रहेंगे।